गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप सब लोग। हमारी जो पिछली कक्षा का जो टॉपिक था वो था हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय और हिंदी का भाषा का जो विकास था वो कैसे हुआ वो अपने पढ़ लिया था। अब अपने आगे बात करेंगे, टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ण विचार। तो ध्यान दीजिए, पटवारी, रीट, एसआई जहाँ जहाँ हिंदी आ रही है, एलडीसी हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है जहाँ जहाँ हिंदी आ रही है वो बच्चे सभी जुड़ जाएं हमारे साथ। और देखिए, हमारा जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं हिंदी की, उन 2 क्लासेज में हमने ये पढ़ा था। 2 क्लास जो हुई हैं उनमें एक तो हमने हिंदी भाषा का विकास और सामान्य परिचय पढ़ा, ठीक है। अब हम आज हिंदी भाषा का और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हमारा जो आगे वाला टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ण विचार, ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा व्याकरण, और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था वो वर्ण विचार। मैंने आपको व्याकरण के बारे में बताया, और व्याकरण के बारे में मैंने एक बात कही थी कि क्या कि अगर भाषा का शुद्ध लेखन करना है भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण या शुद्ध पठन करना है, तो भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण या शुद्ध पठन हेतु जिस ग्रंथ का उपयोग किया जाता है या जिस ग्रंथ से हम ये सीखते हैं कि भाषा का शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है, ठीक है, भाषा को शुद्ध कैसे बोला जाता है या उच्चारण किया जाता है, पठन कैसे किया जाता है, लेखन कैसे किया जाता है, वो ग्रंथ की सहायता से, हम जिस ग्रंथ की सहायता से सीखते हैं वो ग्रंथ ही क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। और इस व्याकरण के महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं, ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण जो व्याकरणिक अंग होते हैं उनके बारे में अगर चर्चा करूं तो व्याकरण के जो अंग हैं वो कितने हैं, 3 हैं। व्याकरण के जो अंग हैं वो कितने, 3। व्याकरण के जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं ये कौन कौन से हैं, तो पहला अंग होता है कौन सा, वर्ण विचार। व्याकरण का पहला अंग और सबसे छोटा अंग कौन सा है, वर्ण विचार। दूसरे अंग के बारे में बात करूं तो वो है कौन सा, वाक्य विचार, कौन सा, सॉरी, शब्द विचार। दूसरा जो अंग है वो अपना रहेगा कौन सा, शब्द विचार। दूसरा जो अंग है वो रहेगा शब्द विचार, और जो तीसरा और लास्ट अंग है व्याकरण का वो हमारा रहेगा वाक्य विचार। वाक्य विचार, ये 3 महत्वपूर्ण अंग रहते हैं व्याकरण को पढ़ने के लिए। तो हमें सबसे पहले वर्ण विचार, फिर वाक्य शब्द विचार, और फिर अपने पढ़ेंगे वाक्य विचार के बारे में। और व्याकरण मैंने आपको बता दिया कैसा ग्रंथ जिसके द्वारा हम क्या सीखते हैं, शुद्ध लेखन, शुद्ध पठन और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान जहाँ से प्राप्त होता है वो व्याकरण कहलाती है। और व्याकरण के महत्वपूर्ण 3 अंग माने जाते हैं, कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा और सभी टॉपिक्स का जो महत्वपूर्ण जो बेस है वो है वर्ण विचार। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ण विचार, और इससे हालांकि ये बहुत से सिलेबस में, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं लिखा मिलता, लेकिन इसके बिना हिंदी संभव नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं और आपको किसी भी टॉपिक से, मैंने आपको पहले भी अवगत करवाया था कि हिंदी एकमात्र ऐसा विषय है जिसमें सभी जो विषय होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो सब आपस में क्या होते हैं, सह संबंध बनाए हुए रहते हैं, ठीक है। तो वर्ण विचार के बिना आगे के कोई भी टॉपिक संभव नहीं है। शब्द विचार फिर वाक्य विचार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने वर्ण विचार स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, हिंदी का जो पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हमारा वर्ण विचार। यहाँ से हिंदी की शुरुआत हो चुकी है भाई, ध्यान दीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। पहला जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है वर्ण विचार। वर्ण विचार टॉपिक बहुत ही कम है। बहुत कम होने का मतलब ये है कि अपने मान सकते हैं कि 10 या 15 के बीच में टॉपिक रहते हैं हिंदी के, लेकिन उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, चाहे कितना भी गहराइयों का क्वेश्चन है, उसको कैसे हल करना है, वो सारी अपने यहाँ डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी टॉपिक हो जाता है तो उसके संबंधी जितने भी पीछे प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हैं, प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों का सार संग्रह अपने यहाँ पर पढ़ेंगे, सॉल्यूशन सहित, हल सहित उनका यहाँ पे व्याख्यान किया जाएगा। वर्ण विचार जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसका एक टॉपिक, एक वर्ण विचार का क्या लेके आएंगे, प्रश्न की तालिका लेके आऊँगा और वो उससे वहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
तो वर्ण विचार, और वर्ण विचार में सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, वर्णों की। तो वर्ण क्या होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए और सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए क्या कि वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या उच्चारित कर रहा हूँ, मैं किसका विनिमय कर रहा हूँ, मैं भाषा का विनिमय कर रहा हूँ किसी दूसरे के साथ, मैं विचारों का विनिमय कर रहा हूँ। तो ध्यान रखिए विचारों का जो विनिमय कर रहा हूँ मैं, विचारों का जो विनिमय किया जाता है विचारों का जो विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है, मैंने पिछली कक्षा में बताया क्या, भाषा के द्वारा होता है। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। और ये भाषा जो अपने मुख से उच्चारित हो रही है, अपने मुख से उच्चारित हो रही है, किस माध्यम से उच्चारित हो रही है, वो हो रही है ध्वनि के माध्यम से। किसके माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से क्या उच्चारित हो रही है, भाषा हमारे मुख से उच्चारित हो रही है। तो ये ध्वनि क्या है, ध्यान दीजिए भाषा का सबसे छोटा जो अंग है वो क्या है, ध्वनि है। यहाँ पे दो बातें निकल के आएंगी, गौर से देख लीजिए। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि अगर अपने बात करें भाषा की, तो भाषा की अगर बात करते हैं तो भाषा का सबसे छोटा जो अंग होता है, सबसे छोटा जो अंग होता है उसकी चर्चा करेंगे, और जो सबसे बड़ा अंग होता है उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर दो बातें निकल के आती हैं कि सर सबसे छोटा अंग जिसको लिखा जा सकता है और जिसको बोला जा सकता है वो सबसे अलग अलग बातें हैं। देखो मैं ध्वनि को बोल रहा हूँ, ये मेरे मुख से ध्वनि तरंगे निकल रही हैं, क्या तरंगों को मैं कॉपी पे या पेन पे लिख कर बता सकता हूँ क्या, नहीं ना। तो कहने का मतलब इन ध्वनि तरंगों को कहीं भी कॉपी पे नहीं लिखा जा सकता, इनको लिखित नहीं, यानी कि लिखित अभिव्यक्ति संभव नहीं है। तो ध्यान दीजिए भाषा का सबसे छोटा अंग, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूँ कि जो भाषा का सबसे छोटा अंग है, सबसे छोटा अंग जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव नहीं है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे बोला कै, क्या बोला, कै। आप कहोगे सर ये वर्ण है, जो बच्चे जानते हैं वो कहेंगे सर वर्ण है कै। लेकिन जब वो मुख से उच्चारित हो रहा है तो वो मुख से उच्चारित किस माध्यम से हो रहा है, वो ध्वनि माध्यम से हो रहा है। किस माध्यम से, ध्वनि तरंग के माध्यम से इसका उच्चारण हो रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर कै से कोई कमल बनता है, क्या, कै से कोई कमल बनता है, यानी वर्ण से क्या बन गया, शब्द बन गया। क्या बन गया, शब्द बन गया। और कमल खिल रहा है तो ये पूरा क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाक्य। और जब इस वाक्य को मैं विचारों के रूप में व्यक्त करता हूं तो वो बन जाएगी क्या, भाषा। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि अगर कै वर्ण है और इससे कोई शब्द बना लिया जाए और इस शब्द से कोई वाक्य बना लिया जाए और यही वाक्य हम भाषा को व्यक्त करने में उपयोग करते हैं। भाषा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, वाक्य के द्वारा। वाक्य किससे बना होता है, शब्दों से, और शब्द किससे बने होते हैं, वर्णों से। तो मेनली यहाँ पे मैं क्या बात कह सकता हूँ कि भाषा का सबसे छोटा अंग क्या हो जाता है, दो अंग बन जाते हैं। एक तो वर्ण बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, वर्ण कह सकता हूँ। भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होता है, वर्ण होता है। भाषा का सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, वर्ण है। सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, वर्ण है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी है। क्या है, ध्वनि भी है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, कै वर्ण है तो इसको लिखा जा सकता है, मैं कै को लिख सकता हूं, लेकिन कै की ध्वनि को कॉपी पर लिख सकता हूं क्या, कै की ध्वनि को लिखा नहीं जा सकता। तो ध्यान दीजिए भाषा का सबसे छोटी, यहां पे लिखने में थोड़ी गड़बड़ है,
सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव नहीं है, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको लिखा नहीं जा सकता, वो तो क्या कहलाएगी? ध्वनि। क्या कहलाएगी? ध्वनि। वो क्या कहलाएगी? ध्वनि। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट बात, पहली बात मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये लिखी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव नहीं है उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। यानी ध्वनि तरंग को कॉपी पे आरोपित नहीं कर सकते, कॉपी पर नहीं लिखा जा सकता। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है हमारी, वो क्या है? ध्वनि होती है। लेकिन यही लिखित अभिव्यक्ति संभव नहीं है जिसकी, लेकिन अगर ऐसा कुछ आ जाए कि लिखित अभिव्यक्ति संभव है, ऐसा कुछ आ जाए कि लिखित अभिव्यक्ति उसकी क्या है? संभव है, तब हम क्या यूज़ करेंगे? उसके लिए एक नया वाक्य बना लेते हैं। क्या? कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव हो उसे क्या कहा जाएगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव हो उसे क्या कहा जाएगा? तो 2 नंबर में पॉइंट ये डाल देता हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव हो। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लिखित अभिव्यक्ति संभव होने का मतलब ये है जिसको हम लिख सकते हैं। भाषा का सबसे छोटा रूप बताइए जिसको हम लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? लिखित अभिव्यक्ति संभव हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा क्या? वर्ण। क्या कहा जाएगा? वर्ण। तो ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको लिखा नहीं जा सकता वो तो ध्वनि कहलाती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव यानी जिसको लिखा जा सकता है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। नेक्स्ट 3 नंबर जो टॉपिक आ रहा है, 3 नंबर जो बात है वो क्या है? 3 नंबर जो बात है वो ये लिख रहा हूं कि भाषा का सबसे छोटा अंग पूछ ले। छोटा अंग पूछ ले, भाषा का सबसे छोटा अंग। तो मैंने भाषा को 3 अंगों में तोड़ दिया, यानी व्याकरण के कितने अंग बताए मैंने? 3। पहला अंग वर्ण था, दूसरा क्या था? शब्द था, और तीसरा क्या था? वाक्य। तीसरा क्या था? वाक्य। तो बताइए सबसे छोटा कौन? वर्ण। फिर सबसे बड़ा वाक्य। तो भाषा का सबसे छोटा अंग क्या है? वर्ण है। क्या? वर्ण। और 4 नंबर मैं डाल देता हूं भाषा का सबसे बड़ा अंग। उसे क्या कहेंगे? भाषा का सबसे बड़ा जो अंग है वो हो जाएगा वाक्य। क्या हो जाएगा? वाक्य। यहाँ तक इंपॉर्टेंट बात थी। पहली बात मैंने ये कही कि भाषा का सबसे छोटा अंग कौन सा है? सबसे छोटी इकाई जिसको लिखा नहीं जा सकता वो तो है ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको लिखा जा सकता है वो होती है वर्ण। भाषा का सबसे छोटा अंग तो होता है वर्ण, लेकिन भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है वाक्य। ये बात अपनी क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर जो पॉइंट है वो ये है अर्थ के आधार पर भाषा का सबसे छोटा अंग कह दूं या इकाई कह दूं? अंग या इकाई। भाषा का सबसे छोटा अंग वैसे तो कौन सा होता है? वर्ण। लेकिन उसने क्या पूछा है? अर्थ के आधार पे। तो मेरे को बताइए, अकेले वर्ण का कोई अर्थ निकलता है क्या? कै का कोई अर्थ है क्या? फै का कोई अर्थ, पै का कोई अर्थ है क्या? भय का कोई अर्थ है क्या? कोई अर्थ नहीं है। तो ये देखिए, ये वर्ण लिखे मैंने, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो भाषा अर्थ के आधार पे जिसका कोई अर्थ हो, तो ध्यान दीजिए वर्ण के बाद कौन आएगा? शब्द। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई क्या बन जाएगी? शब्द, क्योंकि शब्द का ही क्या होता है? अर्थ। जैसे कमल लिख दिया तो ये क्या है? सबसे छोटा अंग है जिसका कोई ना कोई अर्थ होगा। भाषा का सबसे छोटा अंग जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है वो होता है कमल। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई क्या रहती है? कमल, जिसका कोई अर्थ होता है, अर्थ के आधार पे। अगर पूछ लिया जाए भाव के आधार पे सबसे छोटा, क्या? भाव के आधार पे सबसे छोटा,
भाव के आधार पे सबसे छोटा अंग या इकाई। तो ध्यान दीजिए, भाव आता हो, बताइए कमल से कोई भाव आ रहा है? एक बात सुनिए, कैसे कोई भाव आ रहा है? नहीं आ रहा। कमल पे चलो, कमल से कोई भाव आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि वर्ण से कोई भाव नहीं निकला, इसका मतलब वर्ण इकाई नहीं हो सकती भाव के आधार पे। कमल ये है शब्द, शब्द का भी कोई भाव नहीं निकला, इसका मतलब शब्द भी क्या नहीं है? इकाई नहीं है। कमल खिल रहा है, मैंने लिखा कमल खिल रहा है। रुकिए भाई, थोड़ी सी प्रॉब्लम। ये क्या बन गया? ये बन चुका है वाक्य। क्या बन गया? वाक्य। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वाक्य आपने देखा है कमल खिल रहा है, तो यहाँ से कोई ना कोई भाव निकल रहा है। क्या निकल रहा है? कोई ना कोई भाव निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कोई ना कोई भाव है। तो वर्ण से कोई भाव नहीं मिला, शब्द से कोई भाव नहीं मिला, भाव किससे मिला? वाक्य से। तो ध्यान दीजिए, भाव के आधार पे सबसे छोटा जो अंग है या इकाई है वो क्या हो जाएगा? हमारा वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। तो हमने तीनों चारों प्रकार की बातें पढ़ी कि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ लिया जाए, जिसको लिखा नहीं जा सकता वो ध्वनि है, जिसको लिखा जा सकता है वो वर्ण है। भाषा का सबसे छोटा अंग पूछा जाए, वर्ण है। भाषा का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए, वाक्य है। भाषा अर्थ के आधार पे सबसे छोटा अंग पूछा जाए, शब्द और अर्थ के भाव के आधार पे सबसे छोटा अंग पूछा जाए तो क्या है? वाक्य। ये बात अपने कर ली। चलिए वर्णों पर बात करते हैं। वर्ण क्या होते हैं वो मैंने बताया कि वर्ण जो है, वर्ण विचार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले वर्ण पढ़ेंगे। और वर्ण में मैं एक बात लिख देता हूं, क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव हो, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। तो वर्ण के बारे में हमने चर्चा की कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसकी लिखित अभिव्यक्ति संभव हो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिए, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक तो होता है क्या? स्वर, और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। ये वर्णों के दो प्रकार पढ़े अपने। एक तो होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? व्यंजन। एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है। वर्ण दो ही प्रकार के माने जाते हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन। तो सबसे पहले वर्णों का वर्गीकरण कर लेते हैं अपने। दो प्रकार से वर्ण पढ़ लिए, एक पढ़ा था क्या? स्वर, और दूसरा पढ़ा व्यंजन। सबसे पहले स्वरों के बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं वो करेंगे, फिर व्यंजनों के बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं वो करेंगे। तो स्वरों के बारे में अगर चर्चा करते हैं तो स्वर क्या होते हैं, स्वरों का उच्चारण काल क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, वो सारी बातें हमने करेंगे। स्वरों का वर्गीकरण करेंगे अलग अलग आधार मान के। और व्यंजनों के बारे में भी यही चर्चा करेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण क्या रहता है, व्यंजनों का उच्चारण काल, उच्चारण स्थान कौन सा है, वो सारी अपनी बात चर्चा यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले अपने स्वर हेडिंग डाल लीजिए। स्वर देख लीजिए, स्वर क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वर लिख देता हूं यहाँ पे बोर्ड पे, ध्यान दीजिए, फिर इसकी परिभाषा बनाएंगे। स्वर लिखिए पहले। हमारे कुछ स्वर पहली क्लास से याद है लेकिन थोड़े डिफरेंट टाइप से हैं। ये स्वर इतने प्रकार के हमने पढ़े। हमने स्वर कितने पढ़े? 13। कितने हैं? 13 स्वर पढ़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 प्रकार के अपने स्वर पढ़ते आए हैं। लेकिन यहाँ पे अपने 13 नहीं पढ़ेंगे। देख लीजिए बोर्ड पे। पहली बात तो मैं स्वरों की अगर चर्चा करूँ भी स्वर कहते किसे, तो वो ध्यान दीजिए आप। ए आ ई ऊ बोलिए,
अगर इनको बोलोगे तो आपको किसी भी अन्य वर्ण की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। यानी हिंदी के ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। व्यंजन को बोलिए, हमारे सामने व्यंजन क है, ख है, ये सारे व्यंजन हैं, लेकिन क, ख, खा, खी, इनको बोलिए, ये सारे क्या हैं? व्यंजन है। लेकिन जैसे ही इनको बोलते हो तो इनको किसकी सहायता से बोला जाता है? तो ध्यान दीजिए, मैंने ग बोला तो ग, ए की आवाज आ रही है पीछे, तो ग प्लस ए से मिलकर बना है क्या? ग, ये बना है। तो ध्यान दीजिए, ये जो व्यंजन है हमारे सामने, ये वाला व्यंजन, ये किससे मिलकर बोला जाता है? ये ए की सहायता से, यानी स्वरों की सहायता से बोला जाता है। लेकिन व्यंजनों को तो स्वरों की सहायता से बोला जाता है, लेकिन स्वरों को कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये सारे जो स्वर हैं ये क्या होते हैं? बिना सहायता के बोले जाते हैं, यानी ये बिल्कुल रूप से क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं क्या लिख दूं कि अगर आपके सामने स्वरों की परिभाषा है और इसको कैसे बनाएंगे, और वो क्या लिखेंगे? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, अर्थात ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वर कहलाते हैं। जो लगा सकते हो यहाँ पे। तो बोर्ड पे देखिए, वर्णों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और स्वर, पहला वर्ण जो अपने पढ़ रहे हैं वो है स्वर। वर्ण दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ध्यान दीजिए, वर्ण क्या, स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय, उच्चारित करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? स्वर। वो स्वर कहलाते। अगर यहीं पर मैं व्यंजन की परिभाषा आपको बताऊं, बोर्ड पे देख लीजिए, व्यंजन की अगर परिभाषा बताऊं तो आपने व्यंजन बोला, जैसे ग व्यंजन बोल रहे हो तो पीछे किसकी आवाज़ आ रही है? ए की आवाज़ आ रही है। तो ये ग हलंत और ए, यानी ग आधा और ए मिलकर क्या बनाएगा? पूरा घ बनाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर घ को बोलना है, कै को बोलना है, जितने भी आपके 33 व्यंजन हैं इनको बोलोगे तो आपको किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। किसकी सहायता? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो परिभाषा में मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है,
स्वरों की सहायता से किया जाता है, स्वरों की सहायता से किया जाता है, अर्थात जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। बोर्ड पे देखिए, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है अर्थात जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते व्यंजन कहलाते हैं। आपने देखा होगा क स्वतंत्र उच्चारित नहीं होता, ख है, ग है, ये सारे क्या हैं? स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। इनको किसकी सहायता से बोला जाता है? इनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, ये व्यंजन है। कितने व्यंजन अपने पढ़ेंगे? मूल रूप से हिंदी भाषा में 33 व्यंजनों का उल्लेख है। कितने? 33 व्यंजनों। और स्वर कितने? 11। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। लेकिन अपने क्या करेंगे, बहुत सी गाइड्स वगैरह में अलग अलग आंकड़े दिए, वो सारे आंकड़े अपने पढ़ेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, सभी आंकड़े सही होते हैं लेकिन उनमें पढ़ने का तरीका आपका अलग रहता है। मूल अलग पूछता है, कुल अलग पूछता है, मानक अलग पूछता है, साधारण अलग पूछता है। ये तरीके होते हैं। साधारण पूछ लेता है, सरल पूछ लेता है, मूल पूछ लेता है, कुल पूछ लेता है, मानक पूछ लेता है। तो ये आंकड़े रहते हैं। साधारण वर्णों की संख्या बताइए, सरल वर्णों की संख्या बताइए, या फिर मूल वर्णों की संख्या बताइए, कुल वर्णों की संख्या बताइए, या फिर मानक वर्णों की संख्या बताइए। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका रहता है। अपने कैसे उसको हल करेंगे वो अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये व्यंजन हो गए। चलिए, सबसे पहले तो अपने स्वर की परिभाषा और व्यंजन की परिभाषा तक हमने सारा पढ़ लिया है। अब अपने पढ़ेंगे क्या? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण क्या पढ़ेंगे? स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, वो अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।